हेलो 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 दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, आज से हम लोग केमिस्ट्री का आगाज करेंगे। ये हम लोग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का रहेगा। जिस टॉपिक का नाम है, देखिए टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट इस लेक्चर में हम लोग कवर करें। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो सब लोग बने रहिएगा लास्ट तक, देखिएगा, मजा आएगा एकदम। फिजिक्स भी आप लोग का हो चुका है, तो आप लोग पढ़िए। कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री का लेक्चर भी आप लोगों को कंटिन्यू दें और जल्दी में इसको भी हम लोग कवर कर लें। ठीक है, देखिए हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर हिंदी में बोला जाए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संरचना। परमाणु, इसका ना आप लोग पढ़े होंगे पहले भी इसको, परमाणु संरचना। कौन सा क्लास में पढ़े होंगे आप लोग? ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। परमाणु संरचना के बारे में क्लास 9th में पढ़े होंगे। देखिए, इस लेक्चर में बेसिकली मतलब ये है क्या, टॉपिक का नाम ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि एटम का निर्माण, यानी परमाणु का निर्माण कैसे कैसे हुआ। परमाणु का संरचना, संरचना मतलब क्या, स्ट्रक्चर। जैसे मेरा बॉडी है, तो मेरा बॉडी का कंस्ट्रक्शन यानी मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर है कुछ, तो उसी तरह से इस एटम का संरचना कैसे हुआ, यानी मतलब एटम किस किस चीज से मिलकर बना है और एटम से मिलके क्या क्या चीज बनेगा, वही है हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो देखिए, सबसे पहला इसमें हम लोग सीखेंगे कि एटम क्या होता है। एटम मतलब परमाणु क्या होता है। एटम से मतलब एटम से मिल के जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उससे पहले एटम किस किस चीज से मिलकर बना है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं वो सब ध्यान रखिए। इससे पहले यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले कुछ कुछ पॉइंट आएंगे जो आप लोग का बेसिक चीज है। सबसे पहला आता है एक एलिमेंट। एलिमेंट याद रखिएगा। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, UND। कंपाउंड क्या होता है, इसको भी ये भी चीज मिलेगा हम लोगों को। एक मिलता है मिक्सचर। मिक्सचर, इस चीज को ना आपको याद रखिएगा। एलिमेंट मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं तत्व। तत्व मतलब कि जो हाइड्रोजन, जैसे पीरियोडिक टेबल में मिलता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब जितना भी है ना एलिमेंट, लगभग आप लोग 30 तक याद रख लीजिएगा। 30 तक वो बहुत जरूरी पड़ेगा। एलिमेंट हम लोगों को यहाँ पे काम भी देगा। और एलिमेंट के साथ साथ आप लोग इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो सब हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन ये एलिमेंट काम देगा। और एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट किसको बोलते हैं? तत्व एक क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, यानी एक प्योर सब्सटेंस है तत्व। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है और उसमें कुछ भी चीज नहीं मिला हुआ रहता है, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं मिला हुआ रहता है, यानी वो एकदम प्योर है। प्योर शुद्ध घी, देसी घी है ये। देसी घी प्योर होता है, वो वाला प्योर घी नहीं जो टीवी पर प्रचार देता है, वो वाला घी नहीं। तो ये क्या है, एलिमेंट एकदम शुद्ध एलिमेंट होता है, शुद्ध तत्व होता है, इसमें किसी भी चीज का मिक्सचर नहीं होता। लेकिन कंपाउंड, देखिए कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड मतलब इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। ये आप लोग इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये सब मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक और इसको बोलते हैं मिश्रण। देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक मिलता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। यौगिक किसको बोलते हैं? जब यौगिक उसी को बोलते हैं जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, ठीक, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिक्स कर रहे हैं एक वेल प्रोपोर्शन में, यानी एक फिक्स प्रोपोर्शन में। जब हम लोग किसी भी चीज को मिलाते हैं ना, तो उससे जो नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है ना, उसी नया प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं यौगिक, यानी कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड बनाते वक्त जो भी एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे वो वेल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मिला दिए, कुछ भी नहीं मिलाना। एक फिक्स प्रोपोर्शन में 2, 3, 4, 5 जितना भी एलिमेंट मिला है फिक्स प्रोपोर्शन में, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वही हम लोग को कंपाउंड देता है। कंपाउंड आया, समझ में आया। मिक्सचर क्या होता है?
मिक्सचर मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। देखिए मिक्सचर है क्या, मिक्सचर भी क्या है, कंपाउंड की तरह ही है कि इसमें भी बहुत सारा चीजों को मिलाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ वेल प्रोपोर्शन नहीं होता। आप जैसे तैसे कम बेसी ज्यादा करके मिला सकते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो इस तीनों चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। हम लोग को यहाँ पे हर एक जगह पे हम यूज करेंगे, बार बार बोलेंगे एलिमेंट, बार बार बोलेंगे कंपाउंड, बार बार बोलेंगे मिक्सचर, तो वो आप लोगों को नहीं पता चलेगा ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक आने से पहले कुछ इसका बेसिक बात है आप लोगों को समझाते हैं। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संख्या। परमाणु बोला जाए ना तो ये केमिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया पार्ट, बहुत बेसिक पार्ट। जितना भी हम लोग, आप लोग जितना भी देखते हैं ना पृथ्वी पर, जितना भी स्ट्रक्चर है अलग अलग टाइप का, छोटा हो, बच्चा हो, या कुछ भी, मतलब जो भी वस्तु ऑब्जेक्ट, वो सब किस चीज से मिलकर बना, यही एटम से मिलकर बना। यानी बोला जाने तो ये एटम क्या है, बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल स्ट्रक्चर का एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल्स, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। एटम मीन्स परमाणु। ठीक, एटम मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। सबसे पहले ना इसका नाम दिया गया था, परमाणुक नाम दिया गया था, जो एक साइंटिस्ट का नाम था, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़, ऐसे करके नाम था, जो भारत के ही थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। वही सबसे पहले इस एटम का नाम दिए थे, यानी सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल्स का नाम दिए थे। लेकिन बाद में फिर उनका उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, मतलब उतना दुनिया को दिखा नहीं पाए। फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन फिर उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किए इस एटम से रिलेटेड। भले बाद में उनका थेसिस गलत हो गया, लेकिन जॉन डाल्टन थे, वो बहुत काम किए थे एटम के ऊपर। तो देखिए कहानी यहां से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है कि अब आ गए हम लोग को डाल्टन साहब। तो डाल्टन साहब क्या बोले ना कि अच्छा ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल्स तो हम लोग एटम बोल दिए, परमाणु बोल दिए। तो फिर वो क्या बोले ना कि मतलब कि अब इससे भी छोटा पार्टिकल्स नहीं हो सकता, मतलब एटम से भी छोटा पार्टिकल्स नहीं हो सकता, वो ये बात बोल दिए। वो बात तो मतलब वो उतना फ्यूचर तक नहीं सोच पाए, फ्यूचर तक देखें, कुछ कुछ देखें, लेकिन वो जिस समय तक जितना उनका दिमाग काम कर रहा था वो पता कर लिया कि वो ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल्स होगा उसको एटम बोलेंगे। लेकिन वो ये नहीं कंफर्म कर पाया ना कि अच्छा मतलब ये जो एटम है ना, इस एटम का भी छोटा छोटा कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होगा, ये वो नहीं बता पाए। फिर वही मतलब फिर उनका स्टेटमेंट कुछ कुछ था, कुछ कुछ उनका स्टेटमेंट गलत हुआ, फिर सारे और साइंटिस्ट आए। मतलब यहाँ से बेसिकली यही हम लोगों को पता चला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम से जो स्ट्रक्चर का निर्माण होगा और एटम का जो स्ट्रक्चर निर्माण हुआ वो सब अलग अलग है। सबसे पहले एटम देखिए, एटम एक क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल्स है। एटम से और नया नया चीज हम लोग बना सकते हैं, जोड़ जोड़ के। और एटम भी कुछ अलग चीजों से मिल के बना है, ये बाद में साइंटिस्ट प्रूफ कर दिए थे। यानी एटम किस चीज से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, जब तीन को आपस में सब्सटेंस मिलता है, ये एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अगर एग्जाम में पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल्स एटम, तो फंडामेंटल एटम क्या गो है, या फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या गो है एटम का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन को, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आपस में मिलता है तो एक एटम का निर्माण करता है। और फिर उसके बाद जब एटम का निर्माण हो गया, अब एटम आपस में मिलेगा। मान लेते हैं 2 एटम मिला, 3 एटम मिला, 4 एटम मिला। जब फिर एटम आपस में मिलता है ना, तो एटम्स जब आपस में मिलेंगे ना, तो एक नया चीज का निर्माण करेगा। और वो नया चीज क्या होता है, वो नया चीज होता है हम लोगों को मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अणु। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके हम लोगों को परमाणु का निर्माण किया। और जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो फिर अणु का निर्माण करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स का। और एक बार मॉलिक्यूल्स बन गया, फिर वही आप आगे जाता है, फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर वहां पे फिर बनाने लगता है। फिर यहीं पे देखिए, फिर इसका अब हम लोग को यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि एटम्स क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी एक है
कि अगर एक सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे हम वो बता रहे थे आप लोगों को कि जब देखिए एक एटम मिलता है ना, तो एक एटम का कुछ अलग नाम दिया गया है। अगर दो एटम आपस में मिलता है तो अलग नाम दिया गया, अगर तीन एटम आपस में मिलता है तो सबका अलग अलग नाम है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे, इसके बाद फिर सबका डिफिनीशन एक करके देखेंगे। जैसे देखिए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक एटम है, ठीक। ये देखिए एटम को हम थोड़ा सा क्या कर दें, सब देखिए हम लोग को ये फिक्स पता नहीं है कि एटम गोले होता है, लेकिन बस मान लिया कि हाँ एटम एक गोल है, ठीक। आगे हम लोग चेक करेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है सब। तो एटम हम लोग का, इस एटम में देखिए ये एटम तीन चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जब तीनों आपस में मिला तो एक हम लोग का एटम का निर्माण किया। यानी इस एटम में ध्यान रखिए, और इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी यहाँ पे क्या है, सबका अपना अपना जगह है कि कौन कहाँ पे रह रहा है। यानी कौन कहाँ पे रह रहा है, किसका, जैसे सबका अपना अपना जगह होता है ना, अपना अपना घर होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी अपना घर है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकता है, प्रोटॉन कहाँ रह सकता है। अब ये जो एटम है ना, इस एटम के बीचवा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बीचवा वाला को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक, नाभिक। अब इसमें देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनवा है, ये इलेक्ट्रॉनवा, ये जो एटम है ना पूरा, ये जो पूरा एटम है, इस एटम के चारों करे क्या करता है, चारों करे ऐसे चक्कर लगाते रहता है। यानी इलेक्ट्रॉनवा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनवा चारों करे चक्कर लगाता है, ठीक। यानी अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस एटम के चारों तरफ, यानी एटम के चारों तरफ, या नहीं तो बोल सकते न्यूक्लियस के चारों तरफ। यानी इसको न्यूक्लियस बिचेरा को केंद्र बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक के चारों तरफ जो रोटेशन होते रहता है, घूमते रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन को साइन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है। एक चीज यहां से। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों पाया जाता है नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी ये पाया जाता है न्यूक्लियस, मतलब कि नाभिक में पाया जाता है, बीच वाला को नाभिक बोलते हैं। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा, नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन का एक स्पेशल पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, कुछ नहीं, ये चार्जलेस होता है, ठीक है, चार्जलेस। यहां तक आप लोग ध्यान रखना। अब ये तो ठीक है, हम लोग आगे एटम से रिलेटेड बात की। यानी सबसे पहले एटम तो सीखें कि एटम किस चीज से मिलकर बना, एटम मिलकर बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी 3 फंडामेंटल पार्ट ऑफ एटम। एटम का 3 फंडामेंटल पार्ट है, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जब ये एगो एटम था, जब ये, अब ये क्या एगो एटम है, तो अब जब हम लोग यहाँ पे हम लोग सीखे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आ गया एटम। अब हम लोग समझते हैं अब एटम है क्या। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, एटम है कि जब कोई भी एक बड़ा स्ट्रक्चर, उस बड़ा स्ट्रक्चर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। और इस एटम का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ध्यान से समझिएगा, एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अगर कोई बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। यानी अब हम लोग एटम पे चर्चा करें। एटम क्या होता है, एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एटम। हम लोग बोल सकते हैं कि एटम बहुत छोटा छोटा सब्सटेंस होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये एटम ना फ्री नहीं रहता, ये स्वतंत्र नहीं रह पाता, स्वतंत्र नहीं रह पाता। मतलब ये बता किस तरह का होता है, एक कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की की तरह रहता है, समझे। एटम मतलब किसी के साथ भी सेट करवा दिया जाए तो ये सेट हो जाएगा। ये इसी की तरह, यही
इसी के तरह ये काम ही करता है एटम। अब देखिए जब डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में मिलता है ना, तो फिर एक मोलिक्यूल्स का निर्माण करता है। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जब आपस में मिलता है ना, तो एक मोलिक्यूल्स का निर्माण करता है। यानी एटम मतलब ये परमाणु, और जब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आपस में मिलेगा 2 3 4, तो हम लोग का किस चीज का निर्माण करेगा? मोलिक्यूल्स यानी अणु का निर्माण करेगा। ठीक ना, चलिए यहां तक हो गया। देखिए ये मतलब फ्री नहीं रहने का मतलब कि ये अस्टेबल नहीं रहता। अस्टेबल नहीं का मतलब वही है कि अभी जहां जिसके साथ ले जाएगा उसके साथ ये आगे। अच्छा चलिए याद है, समझ में आ गया होगा। अब जब एटम्स मिलता है तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। अब देखिए, अब हम लोग यहां से समझते हैं। अब देखिएगा इस मॉलिक्यूल्स में अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एगो एटम है, एगो कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एगो एटम है तो उसका अलग नाम है। अगर उस मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 गो एटम है तो उसको अलग नाम हम लोग देते हैं। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 गो एटम है तो उसको अलग नाम देते हैं हम लोग। ठीक ना, तो एक एक करके हम लोग सबको ना, जितना भी अभी पढ़े सबको एक डिफिनेशन के रूप में देखते हैं। कि पहले यहां से शुरू करते हैं, एटम के बारे में समझेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में डिफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कुछ इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स का बीच का डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद देखेंगे कि इस एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बाद फिर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, ये सब अभी बेसिक चीज है, बेसिक चलेगा। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, प्रोटॉन का खोज कौन किया, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, इसका चार्ज, इसका मास, इसका वेट, सारा चीज हम लोग चेक करते हैं ना। बेसिक चीज अभी चलेगा, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा है जान है, लेकिन बेसिक ऐसा नहीं है कि बेसिक है तो नहीं पढ़िएगा, सबको को पढ़ना भी जरूरी है। देखिए हम लोग आगे समझते हैं, डिफिनीशन देखते हैं एक एक करके, तो फिर सबका फिर हम लोग डिटेल से आगे समझेंगे। अभी हम लोग डिटेल से समझे इसके पीछे, अब हम लोग देखते हैं सबका डिफिनीशन। देखिए तो डिफिनीशन सबसे पहले एटम के बारे में देखते हैं। एटम क्या है, एटम का जो भी मेन पॉइंट है ना, उस पॉइंट के बारे में पहले जिक्र करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसके बाद मॉलिक्यूल्स आती है, तो फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में फिर हम लोग जिक्र करेंगे अच्छे से। तो ये फर्स्ट है एटम। एटम मतलब बोला जाए तो एटम मतलब होता है परमाणु। परमाणु हम लोग किसको बोलते थे, परमाणु हम लोग बोलते थे कि जो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल्स होता है, कोई भी एक मैटर का, कोई भी एक पदार्थ का, कोई भी एक एलिमेंट या किसी भी तरह का कोई कंपाउंड हो, तो उसका जो सबसे मिनिमम से मिनिमम पार्टिकल्स होता है उसी को एटम बोलते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एटम्स आर द बेसिक ऑफ ऑल मैटर्स। जितना भी मैटर्स है, जितना भी पदार्थ है, क्योंकि सब तो मैटर के अंतर्गत ही आता है, तो जितना भी मैटर है उस सब मैटर का बेसिक पार्टिकल्स कौन सा है, एटम। सबसे बेसिक कण कौन सा है, एटम। ठीक, और आगे देखिए और कुछ कुछ वर्ड लिखा हुआ। देखिए द नेम ऑफ एटम्स कम्स फ्रॉम, देखिए द नेम ऑफ एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमस। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकता है कि ये जो एटम शब्द है, ये जो एटम मतलब जो परमाणु है, वो कौन सा वर्ड से लिया गया, तो कौन सा वर्ड से लिया गया, एटोमस से। एटोमस से लिया गया, परमाणु जिसको बोलते हैं, यानी परमाणु से परमाणु लिया गया, यानी परमाणु पूरा नाम है, उससे परमाणु बनाया गया। जैसे एटोमस क्या था, पूरा नाम था, इससे एटम लिया गया। ठीक, और इस एटोमस का मतलब क्या होता है, एटोमस का मतलब होता है कि हम लोग और उसको छोटा से छोटा पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यही होता है एटोमस का मतलब। यानी विच मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, उसको और छोटा छोटा पार्टिकल्स से डिवाइड नहीं कर सकते। यानी ये जो एटम है ना, एटम कौन सा वर्ड से मिलकर कौन सा वर्ड से लिया गया, एटोमस से। और इस एटोमस का मतलब होता है कि उसको और हम लोग छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते हैं। यानी ये जो एटम है, इस एटम को हम लोग और छोटा छोटा पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब बस एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल्स है, ये बोलना चाह रहा है। लेकिन आगे देखेंगे कि इस एटम को भी हम लोग छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ देते हैं। और देखते हैं कि एटम का और क्या क्या गुण है। अच्छा, और इसको सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो इंडियन फिलोसफर थे, दार्शनिक शास्त्र, इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़,
ठीक ना। वो भारतीय थे, लेकिन मेनली अगर बोला जाए ना तो पूरा इसके बारे में डिटेल से कौन बताया था, तो जॉन डाल्टन। ठीक, तो जॉन डाल्टन। और देखते हैं आगे एटम के बारे में क्या है। एटम के बारे में है, देखिए, एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, अगर आप लोगों को एटम के बारे में डिफिनेशन लिखने के लिए आया ना, तो आप लोग ये वाला डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ये सुटेबल डिफिनेशन है कि एक एटम क्या है, वो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल से किस चीज का, एक एलिमेंट का या फिर कंपाउंड या मैटर कुछ बोल सकते हैं, सबसे छोटा छोटा पार्टिकल से जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो एटम होता है, ये एटम फ्री रहता है, मतलब कि जितना भी एटम है सब फ्री है, कहीं भी कोई भी अस्टेबल नहीं है। केवल और केवल एक ही एटम अस्टेबल है। कौन सा एटम अस्टेबल है उसके बारे में भी ध्यान से देखते हैं हम लोग। आगे क्या लिखता है, आगे देखिए, एटम्स में और नॉट बी केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। ये फ्री एग्जिस्टेंस में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक, और देखिए इसके बारे में और हम लोग आगे लिखते हैं एटम्स के बारे में। एटम बेसिकली लगभग सब एटम क्या है, मैक्सिमम एटम फ्री है, यानी लिखते हैं मैक्सिमम एटम फ्री, मैक्सिमम एटम क्या, मैक्सिमम एटम फ्री। और जितना भी एटम है सब एटम क्या, अस्टेबल नहीं है, यानी एटम डज नॉट अस्टेबल। देखिए, ये अस्टेबल नहीं है। अस्टेबल नहीं है मतलब कि एक अस्थिर रूप पे, यदि एक अस्टेबल मतलब क्या कि फिक्स हो जाना, तो ये कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए तो ये फ्री नहीं है, और इसीलिए तो ये फ्री है। अस्टेबल नहीं रहेगा तो फ्री रहेगा। बोले आप लोगों को अस्टेबल नहीं है, मतलब वही लड़का और लड़की का एग्जाम्पल एक अच्छा है। तो एटम फ्री नहीं, मतलब एटम अस्टेबल नहीं है। अस्टेबल नहीं है क्यों, क्योंकि ये फ्री है। फ्री है इसीलिए तो ये केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ऐसा एटम है जो क्या अस्टेबल है। वो कौन सा एटम है, जैसे कि अगर आप लोग एटॉमिक देखिएगा ना, ये एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक टेबल देखिएगा, तो जो लास्ट वाला है हम लोग का ना 18 नंबर वाला, 18 नंबर वाला कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब जितना भी है ना एटम, ये सब क्या है, ये सब एटम क्या अस्टेबल एटम है। ये सब अस्टेबल है, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको याद रखना है। इतना सारी बातें हैं एटम से रिलेटेड, ठीक ना। देखिए, एटम में यहाँ पे हम लोगों को एक चीज बोला गया था कि एटम तो एटॉमस से मिलकर बना है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में और इसको छोटा छोटा फॉर्मेट में तोड़ नहीं सकते हैं, यानी विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, विच मीन्स समथिंग्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन क्या हुआ ना कि बाद में और सारे साइंटिस्ट लोग आए ना, तो इस एटम को भी ना, इस एटम को भी ब्रेक कर दिए, और इस एटम को ब्रेक करके इसको 3 पार्टों में चेंज कर दिए, ठीक ना। इसको ना 3 पार्ट में चेंज कर दिए, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में चेंज कर दिया, जिसका एक का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन, एक का नाम रख दिया गया प्रोटॉन, और एक का नाम रख दिया न्यूट्रॉन। यानी बाद में ये चीज पता चला कि नहीं, एटम भी डिवाइडेड है। एटम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्मेट में इसको सबका अलग अलग तोड़ दिए। ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कौन खो, देखिए अब इसमें भी क्या अलग अलग साइंटिस्टों ने इस एटम को खोज किया कि इस एटम में क्या क्या चीज है, ये एटम कौन कौन सा चीज से मिलकर बना है, ये अलग अलग साइंटिस्ट लोग सब इसको खोज किए। तो इलेक्ट्रॉन का अलग साइंटिस्ट है, प्रोटॉन का अलग, न्यूट्रॉन का अलग, फिर सबका अलग अलग चार्जेज भी पता किया। मतलब पता चला ना कि इलेक्ट्रॉन का अलग चार्ज है, प्रोटॉन का अलग चार्ज है, न्यूट्रॉन का अलग चार्ज, मतलब कि आवेश, कौन पॉजिटिव देगा, कौन निगेटिव और कौन न्यूट्रल। ये प्लस में इन लोगों के पास कुछ कुछ अपना मास भी था, तो वो भी पता किया गया।
और इन लोगों के ये भी पता किया गया कि इन लोगों का स्थान, आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस एटम के अंतर्गत कहाँ कहाँ रहेंगे, सबका अपना अपना फिक्स जगह होता है। तो इन लोगों का जगह भी बताया गया कि हाँ आप यहाँ पे विराजमान हुई, आपका जगह यहाँ पे है और आपका जगह यहाँ पे है, बाद बाकी के लिए कुर्सी फुल है, बाद बाकी कुर्सी खाली नहीं है। तो यहीं पे भी बताया गया। हम लोग इसके बारे में पूरा आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एटम के बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, और मॉलिक्यूल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको ना एक स्पेशल नाम हम लोग दे दिए, इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम का कितना फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर वहां से हम लोग डिटेल से देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, और एटम के बाद हम लोग फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं। मॉलिक्यूल्स का भी अपना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसका भी प्रॉपर्टीज एक एक करके ध्यान से देखते हैं बढ़िया से, और समझने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज। अब देखिए एटम तो सीखने की सबसे छोटा छोटा पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी छोटा से छोटा पार्टिकल्स है। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल्स है दो या दो से मतलब एक या दो से अधिक एटम से मिल के बना हुआ जो पदार्थ होता है, जो भी ऑब्जेक्ट बना या जो भी पदार्थ बना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल्स में ध्यान रखना है कि एक एटम भी मिल के मॉलिक्यूल्स बना सकता है, 2 एटम भी मिल के मॉलिक्यूल्स बना सकता है, 3 एटम भी मिल के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। यानी मॉलिक्यूल्स बनाने में किसका भूमिका होती है, एटम का। जब तक एटम नहीं होगा तब तक मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा। अब देखिए इस मॉलिक्यूल्स में भी बताएं हम लोग अभी कि एक अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में एगो एटम है तो उसका अलग नाम है, 2 अगर एटम है तो 2 एटम का अलग नाम है, 3 गो एटम है तो 3 गो एटम का अलग नाम है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना भी मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना एटम है, ये हम लोगों को पता करना है। तो वो सब देखते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ इसका थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद फिर हम लोग इसका समझते हैं बेसिक फंडा क्या है। देखिए आगे हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम के बारे में देखें, फिर बेसिक बातें समझें। अब हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल्स का जो भी बेसिक चीजें है, उसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स का पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में हम आप लोग को लिख दिए हैं यहाँ पे। देखिए ये लिखने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग जब भी नोट्स बनाए ना, तो नोट्स बनाने में आप लोग को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए इतना हम ही मेहनत करते हैं, मतलब हम ही मेहनत कर देते हैं ताकि आप लोग का आसानी हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को फिर बुक से पॉइंट खोजना पड़ेगा, तब फिर लिखना होगा। हम एक एक करके पूरा पॉइंट वाइज आप लोग को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूल्स तो समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब कि अणु, जो परमाणु से मिल के जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं अणु। जैसे देखिए इसमें क्या क्या है, मॉलिक्यूल्स का बेसिक चीज है, यहाँ पे साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ए मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज स्टेबल। ठीक ना, यानी ये मॉलिक्यूल्स भी क्या है, देखिए मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स का या एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट ही है, मतलब इस भी स्मॉलेस्ट ईयर। और मॉलिक्यूल्स का भी स्मॉलेस्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स का भी स्मॉलेस्ट एटम है। तो ये भी छोटा ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन हाँ ये एटम के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रहता है। तो वही है कि ये मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम विच इज स्टेबल। इस बात पे ध्यान दीजिए, विच इज क्या होता है, विच इज स्टेबल, जो क्या होता है अस्थाई होता है, ये फ्री नहीं होता है, ये अनस्टेबल नहीं होता है, ये जॉब लेके बैठा हुआ है, ठीक ना। जब इंसान जॉब ले लेता है ना, तो आराम से वो स्टेबल हो जाता है, सेटलमेंट उसको बोला जाता है, सेटल हो जाना, ठीक ना। तो आप लोग अभी बोलते होंगे पेरेंट्स लोग की जॉब लेके नौकरी लेके सेटल हो जाए, फिर शादी ब्याह कर देंगे, फिर बाल बच्चे होंगे, फिर अपना परिवार बनाना, ऐसे ही बोला जाता है गाँव में, ठीक है। देखिए ए मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट
विच इज स्टेबल, इस बात पे गौर कीजिएगा कि स्टेबल होता है ये जैसे तैसे किसी के साथ भाग नहीं लेता है रिएक्शन में। जैसे एटम क्या आता था, एटम अनस्टेबल रहता था, फ्री रहता था, जिसके साथ मन किया उसके साथ जाके घुस कर रह गया, उसके साथ केमिकल रिएक्शन बना दिया। ठीक, और देखिए मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या है, ए मॉलिक्यूल्स, देखिए ए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम। देखिए यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे निर्माण होता है, वो निर्माण होता है वन और मोर एटम्स के मिलने के बाद जाके वो एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। जब तक एटम नहीं मिलेगा ना आपस में तब तक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा ही नहीं। और जब आपस में एटम्स फिर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने लगता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेगा तो फिर जाके एक नया किसी चीज का निर्माण करता है जो कंपाउंड बन जाता है। तो वही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम। मॉलिक्यूल्स का निर्माण एक या एक से अधिक एटम जब आपस में मिलता है ना तभी होता है, इस बात पे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नंबर। अच्छा देखिए अब यहाँ पे भी है कि अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है तो उसमें कै गो एटम मिल रहा है, ये भी तो होना चाहिए ना। ये भी तो पूरा डिटेल, आगे डिटेल समझ रहे हैं तो डिटेल तो ये भी जानना चाहिए कि ठीक है भाई अब 2 गो एटम मिला रहे हैं तो 2 गो एटम मिला के एगो आप मॉलिक्यूल्स बना, तो वो जो 2 गो एटम मिला रहे हैं उस 2 गो एटम का कोई नाम तो स्पेशल होगा ना, स्पेशल नाम होगा कि हाँ उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अगर मान लेते एक एटम मिल के कोई एक नया मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहा है तो उसका भी कुछ नाम होगा। और मान लेते हैं जब ये सब एटम्स आपस में मिल के मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी, मतलब कि परमाणुकता। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, यानी एक मॉलिक्यूल्स में देखिए यहां से एक मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ एटम पाया जा रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर के नंबर ऑफ एटम्स है, यानी जो नंबर ऑफ एटम होगा वही ना सब आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया होगा। तो जितना भी उसमें नंबर ऑफ एटम पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। इसको हिंदी में बोला जाता है परमाणुकता, ठीक है ना, परमाणुकता, एटॉमिसिटी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या बोलता है, ए मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग ओनली वन एटम इज नॉन एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए यानी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना भी एटम पाया जाता है उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं, और जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर केवल और केवल एक एटम पाया जाता है उसका भी एक अलग नाम दे दिया गया, क्या, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। याद रखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब कि जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर केवल और केवल एक एटम पाया जाए उसी को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, उसी को हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए जो नोबल गैस होता है ना, हम आप लोग को एटम में भी बताए थे कि केवल नोबल गैस ये जो क्या होता है, स्टेबल रहता है, वो किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेता, तो वो मॉलिक्यूल्स का भी काम करता है क्योंकि वो स्टेबल है, पहले से ही स्टेबल है, शुरू से वो स्टेबल है, पैदा लेते ही वो स्टेबल हो गया था। तो वही है, जितना मतलब नोबल गैस है ना वो सब का सब केवल और केवल उसके अंदर उसके अंदर एक एटम है, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं, एटम भी बोल सकते हैं, एटम मतलब स्टेबल एटम है, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब कि उसके अंदर केवल और केवल एक एटम है। अब समझ में आ गया हो, इसको हम लोग क्या स्पेशल नाम दे दिया गया, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये जितना एटम्स है ना सब स्टेबल है, ये किसी के साथ भाग नहीं लेता है रिएक्शन, ये सब मतलब वो मस्त है, अपना जिंदगी जीता है अकेले, किसी से कोई माने मतलब नहीं है इसको, जैसे अपना जैसे जिसको जो करना है करने देता है, ये अपना मस्त से काम करता है। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोलता है, द मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग ऑफ 2 एटम्स। अगर मान लेते हैं कि दो एटम मिल के एक नया मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहा है, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, उसको बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब 2 एटम आपस में मिलके कोई नया मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं H+H, यानी 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन मतलब ये 2 क्या है, एटम है। जब दोनों एटम आपस में मिला तो एक क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करवाया। और इस देखिए इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे,
अगर यहाँ से एग्जाम में पूछेगा ना इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितना है, तो नंबर ऑफ एटम जो नीचे लिखा होता है ना, उन नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन H2 है मॉलिक्यूल्स, लेकिन उस मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना है, दो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एटम है, सॉरी O2 क्या है, O2 एक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन उस मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना है, दो। नाइट्रोजन 86, क्लोरीन और ये सब, मतलब केवल और केवल जिसके अंदर दो एटम पाया जाए, दो एटम, उसी को हम लोग बोलेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा ये जो नीचे 2, 3, 4 ऐसे लिखा रहता है ना, वो सब क्या रहता है, नंबर ऑफ एटम, ये एटम की संख्या है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं द मॉलिक्यूल्स कॉन्टेनिंग, देखिए मोर देन 2 एटम्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो मोर देन 2 एटम्स अपने पास रखता हो, जो मोर देन जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर मोर देन 2 एटम्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोलियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलियो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए ऑक्सीजन O3, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ये ओजोन होता है, O3 मीन्स ओजोन, P4 मीन्स फास्फोरस, S8 मतलब कि सल्फर। देखिए इस सल्फर क्या है, S8 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। अगर बोला जाए इस मॉलिक्यूल्स कितना एटम से मिलकर बना है, तो ये कितने एटम से मिलकर बना, 8 एटम से मिलकर बना। ये फास्फोरस कितने एटम से मिलकर बना, 4 एटम। ये ओजोन, O3 मीन्स ओजोन, ओजोन कितना एटम से मिलकर बना, 3 एटम से मिलकर बना। तो देखिए यही था हम लोगों को मेनली मॉलिक्यूल्स के बारे में। अभी आप लोग कभी कभी देखते होंगे एक मोलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, मॉलिक्यूल्स है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलता है ना, तो एक नया कंपाउंड का निर्माण करता है, और जब नया कंपाउंड का निर्माण करता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे देखिए मान लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलता है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलता है ना, तो H2O का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, H2O का। इसको बैलेंस करते हैं, अच्छा रहने दीजिए ऐसे। देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बोलता है, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम जब आपस में मिला तो किस चीज का निर्माण किया, H2O का निर्माण किया। H2O क्या है, H2O हम लोगों का एक कंपाउंड है। H2O हम लोग का कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब की होगी। अब हम इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये अब हम हटाते हैं। हम लोग केवल इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर डायरेक्ट एक कोई कंपाउंड दे दिया हो तो उस कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड है। H2O क्या है, एक यौगिक है। कंपाउंड है, पानी जल का फॉर्मूला। अगर इसमें अलग अलग फॉर्मेट में बोला जाए, हम लोग बोल सकते हैं कि H2O 2 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम 2 है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या है, 1 है, अकॉर्डिंग टू इस कंपाउंड के अनुसार। अमोनिया देख लीजिए, NH3 होता है, NH3 अमोनिया। देखिए अगर इसमें पूछा जाए डायरेक्ट, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल से मिलकर बना। इसमें पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नंबर्स ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन निकाल कर बताइए। तो नंबर्स ऑफ एटम्स इन नाइट्रोजन बराबर 1, नंबर्स ऑफ एटम इन हाइड्रोजन बराबर 3। तो यहां तक ये समझ में आ गया। अभी केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना नंबर्स ऑफ एटम, कितना नंबर्स ऑफ, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट रहता, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। अगर यहां से पूछा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, तो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर ना बना रहा है, दोनों कंपाउंड है, तो दोनों अलग अलग क्या था, मॉलिक्यूल्स था। और इस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना नंबर ऑफ एटम है वो नीचे वाला बताता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। समझिएगा, नहीं तो बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ कैसे घुसता है ना, तो नहीं सबको बुझा पाता है। तो सोच समझ के समझना, नहीं तो थोड़ा सा वीडियोस को पॉज करके और फिर समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो हो जाएगा काम। तो चलिए यहां तक हो गया। अब जैसे देखिए इसमें हम लोग को हाइड्रोजन का अलग ऑप्शन, अगर मान लेते हैं दोनों को मिक्स करके बोला जाए, तो ये मिक्स करके अगर दोनों को बोला जाए कि इस दोनों में, इस कंपाउंड में टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितना, तो टोटल नंबर्स ऑफ एटम 2 और 1 3, इसमें 3 और 1 4। समझ सकते, देख सकते, सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रहा है। अब देखिए हम लोग मॉलिक्यूल्स और फिर मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स के
भी सारी चीजें जो भी मेन पॉइंट हो सकते थे, जो भी मेन बातें हो सकती थी, वो सब हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल से समझे हैं। आई होप इसमें अब कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां से आप लोगों को ना कुछ पूछ सकता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये पूछ सकता है यहां से। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि एटम क्या, एटम इज ए स्मॉलेस्ट यानी टीनी पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट या फिर ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल्स होता है उसको एटम बोलते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि ए स्मॉल पार्टिकल्स यानी ए स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट या ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का या कोई भी एक एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बट इट इज ग्रेटर देन एटम, इट इज ग्रेटर देन एटम्स पार्टिकल। जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ग्रेटर होता है एटम पार्टिकल्स। ठीक, अब हम लोग और दोनों के बीच में और डिफरेंस क्रिएट करना हो तो लिख सकते हैं कि एटम के बारे में लिख सकते हैं एटम्स इज ए कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लिख सकते हैं क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स इज ए कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम, लिखा हुआ था ए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम। तो दो डिफरेंस यहाँ पे हो गया। और क्या हो सकता है डिफरेंस हम लोगों को, और डिफरेंस हो सकता है कि एटम क्या है, एटम स्टेबल नहीं है, यानी एटम्स इज नॉट स्टेबल, जबकि मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स इज स्टेबल। ऐसे करके आप लोग पूरा मतलब डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन नीचे कर सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हो जाएगा एक्सप्लेनेशन दोनों के बीच का डिफरेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए आगे हम लोग ना समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एटम में देखे थे कि एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। जब 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है तो प्रत्येक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, उस फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, तो प्रत्येक पार्टिकल्स का तो कुछ अपना प्रॉपर्टीज होता है। तो देखते हैं प्रत्येक का क्या क्या प्रॉपर्टीज। जैसे देखिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन सा, एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, ये सब तो डिस्कस थोड़ा बहुत किए हैं हम लोग, लेकिन सबका डिटेल से हम लोग समझते हैं एक बार फिर से कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कैसे कैसे और कहाँ रहता है सब। देखिए लिखते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। है ना, फर्स्ट हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग जनरली ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, सबको स्मॉल से डिनोट करते हैं। देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए देखते होंगे आप लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसे ई लगाया हुआ रहता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे ऊपर हम लोग पी प्लस लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन का क्या होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, नो चार्ज इसको लिखिए। आप लोगों ने एक चीज हमको बताना है नीचे कमेंट में करके कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, ये आप लोग को बताना, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें है तो बेसिक चीज तो याद होना चाहिए। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, आवेश होगा। तो इसके पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या आता है, कूलम, और ये माइनस में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, इसका भी सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। और इसमें न्यूट्रल रहता है तो इसमें नो चार्ज, इसमें भी नो चार्ज। आई होप यहां तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखते हैं, ये देखिए ये मान लेते हैं हम लोग एटम है। इस एटम में हमेशा ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, पीछे वाला को। और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन का रहने का जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन का रहने का जगह ये वाला है इलेक्ट्रॉन। यहां से पूछ सकता है कि कौन कहाँ स्थिर होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है
इसके न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहीं पे रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहीं पे पाया जाता है, समझे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहीं पे पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए, जब दोनों का सेम और अपोजिट चार्ज होता है ना, तो दोनों मिलकर फिर जाके न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए कोई भी एक एटम क्या है, कोई भी एक एटम जनरली न्यूट्रल ही होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। फिर देखेंगे आगे हम लोग और देखेंगे कि कैसे कैसे चार्ज को इधर उधर किया जाता है। सो तो आई होप यहाँ तक कंफर्म हो गया है कि तो यही सब बेसिक बातें हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। कौन कहाँ स्थिर रहता है ये भी आप लोगों को पता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इसी के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ही बेसिस पे एटॉमिक नंबर निकाला जाता है, एटॉमिक मास नंबर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो सब देखते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए, ये सब सारी बातें होने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ठीक है, एटम्स तो बना दिए, मोलिक्यूल्स भी बना दिए, फिर एटम्स और मोलिक्यूल से कुछ कुछ कंपाउंड भी बना दिए। एटम्स कहाँ स्थित है वो भी देख लिए, एटम्स कितना कितना पार्टिकल से मिलकर बना है वो भी देख लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ स्थित है वो भी हम लोग को ठीक है समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद देखिएगा, इसके बाद का टॉपिक है हम लोगों का, इसके बाद का टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना कि ये जो मतलब एटम से ही रिलेटेड है, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये हम लोगों को क्या क्या देता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस जो बाहर रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इसको ई से बोलेंगे। अंदर जो न्यूक्लियस में रहता है उसको हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है बगल में लिख देना, प्रोटॉन। देखिए, जितना भी पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है ना, सबका एलिमेंट का यही दशा है। अब किसी का एलिमेंट में, किसी के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो फिर वो अपने अनुसार ही क्या करता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि हम एगो में इतना घूमेंगे, ठीक है, मेरा से ज्यादा हो गया कैपेसिटी, तो बाहर चले जाओ, उससे भी ज्यादा हो गया तुम और बाहर चले जाओ, ऐसे होता है। तो ये सब धीरे धीरे आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां से देखिए, यहां से हम लोग को क्या क्या मिलता है कि ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉम यानी जितना जो प्रोटॉन होता है उतना ही तो न्यूट्रॉन होता है, ये भी यहाँ से, क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है, मतलब यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं ना कि जो एटॉमिक, जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल सजाया हुआ, वो पीरियोडिक टेबल हम लोगों का, पीरियोडिक टेबल का अलग टॉपिक है, लेकिन वो जो पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है ना, जितना भी एलिमेंट है या जितना भी एटम है, उसी एटम के बारे में यहाँ पे डील करते हैं। उसमें आप लोग देखते होंगे ना कि पूरा सबको अरेंज किया हुआ है, एकदम अच्छे से, पूरा डिटेल से सबको अरेंज किया हुआ है। तो वो जितना भी अरेंज किया हुआ है ना, सब एक एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज किया गया है, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एटम्स है। तो सब एटम्स, सब एलिमेंट्स को कैसे कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, कहीं तो एक जगह सब होना चाहिए ना। जैसे कि अगर आप दुकान में कुछ सामान बेच रहे हैं, तो आप उसमें भी देखिएगा कि साबुन ये सब होता है, साबुन होता है, नहाने वाला होता है, साफ करने वाला होता है। अब नहाने वाला में भी देखिएगा कि लक्स आता है, लाइफ बॉय आता है, डव आता है, मतलब बहुत सारा होता है। तो उसमें भी क्या है, अब उसमें भी देखिए साबुन तो बहुत तरह का, अब उसमें भी साबुन को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। उसी तरह एटम्स है, एलिमेंट है, तो एटम्स एलिमेंट बहुत सारा है। अब उसी में से किसी को अलग ग्रुप में रखा गया, किसी को अलग जगह स्थान दिया गया, किसी को अलग जगह। और जब भी हम लोग खोजने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे, तो अच्छा तुरंत मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए दुकान में गए, सर सामान रख दिया, अब मिल ही नहीं रहा, तो वैसा अरेंज करने का क्या फायदा, क्या बेनिफिट। तो वो सब जितना भी अरेंज किया हुआ है वो एटॉमिक नंबर और फिर मास नंबर के आधार पे अरेंज किया गया। जो भी अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो केवल और केवल एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज किया गया। तो वही अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, वही देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में उसमें जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितना नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होता है वही कहलाता है एटॉमिक नंबर। लिख दे रहे हैं, यानी एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कोई भी एक एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। आई होप यहां तक सुना। तो एटॉमिक नंबर आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी एटम का जितना भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वही उसको एटॉमिक नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एक होता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु भार। देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलता है कि कोई भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उस दोनों के समेशन को, यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है एक एटम में, उस एटम के समेशन को, योग को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास बराबर अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास ध्यान रखना है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब देखिए ये जो प्रोटॉन होता है वो कभी कभी क्या, प्रोटॉन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी हम लोग यहाँ से कभी कभी लिख सकते हैं एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक नंबर प्लस ये न्यूट्रॉन अलग होता है। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे न्यूट्रॉन अलग होता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अब बहुत सारा, अब हम तो अब बोले आप लोगों की एटम्स बहुत सारा है, बहुत सारा एटम्स है, बहुत सारा एटम है और बहुत सारा मॉलिक्यूल्स भी है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। अब देखिएगा यहाँ पे कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि कोई दो मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास इक्वल हो जाता है। मतलब उन लोग एक्सपेरिमेंट करके पूरा निकालते हैं तो पता चला, जब वेट किया गया ना तो पता चला नहीं कि दो मॉलिक्यूल्स है, इनहू और इनहू, दूसरा का मॉलिक्यूल्स था, फिर शुरू नाप पे दो मॉलिक्यूल्स का मास बराबर आ जा रहा है। कभी कभी ये भी पता चलता है दो मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक नंबर भी बराबर आ जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है? एटॉमिक नंबर बराबर होने का मतलब कि दो अलग अलग एटम है, दो अलग अलग एटम्स का सेम सेम प्रॉपर्टीज मिल जा रहा है, सेम सेम गुण मिल जा रहा है। जब सेम सेम सारा चीज मिल जा रहा है तो उसको दोनों का एटॉमिक नंबर बराबर कर दिया जाता है। तो यहाँ के बाद ये पता चला कि अरे जब मतलब ये सब एक्सपेरिमेंटली जब ये पता चला कि जब दो अलग अलग एटम्स का पता चला ना कि दो अलग अलग एटम्स का जब मेजरमेंट कर रहे थे एटॉमिक नंबर या उसका प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो देख रहे दोनों का सेम सेम है। फिर दोनों का सेम सेम है तो दोनों को सेम एटॉमिक नंबर रख दिया गया। फिर बाद में पता चला उसको जब वेट किया गया ना तो सेम सेम मतलब दो अलग अलग एटम्स का सेम सेम एटॉमिक मास निकल रहा है। तो जिसका जिसका देखिए सेम सेम एटॉमिक नंबर, सेम सेम मास नंबर मिल जा रहा था ना, उसको भी एक अलग कैटेगराइज कर दिया गया। क्योंकि जब कैटेगराइज में बांट ही रहे तो अलग कैटेगरी में डाल दो ताकि हम लोग सीधे जाकर उसको पकड़ दे, सीधे जाकर वहां से पता चल जाए कि हाँ उस कैटेगरी में जाएंगे तो हमको सेम सेम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट मिलेगा या सेम सेम मोलिक्यूल, सेम सेम एटॉमिक मास वाला मोलिक्यूल्स मिलेगा। ठीक, तो देखिए वैसे एटम या वैसे मोलिक्यूल्स या वैसे एलिमेंट बोल सकते हैं एटम, मोलिक्यूल्स, एलिमेंट सब एक ही दूसरे के साथ। यानी जिसका यानी जो भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक नंबर सेम, ठीक, बट एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंस। वैसे जिसका मतलब कि दो एटम्स था उसका एटॉमिक नंबर सेम मिल जा रहा और मास नंबर अलग अलग हो जा रहा, वैसे उसका एक अलग नाम दे दिया गया, उसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर इज डिफरेंस इज नॉन एज इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप मतलब बोले तो समस्थानिक। आप लोग पढ़े होंगे समस्थानिक और समभारित। समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो
बट एटॉमिक मास नंबर क्या डिफरेंस हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप, यानी जितना भी आइसोटॉप उसको अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। और है और क्या, और अगर मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो, एटॉमिक नंबर, ये सब नोट्स में लिख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंस, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस बट एटॉमिक मास नंबर इज सेम। तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज आइसोबार। आइसोबार मतलब कि समभारिक, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक। यानी वैसा एटॉमिक नंबर या वैसा मोलिक्यूल्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंस इज नोन एज आइसोटॉप। और आइसोबार किसको बोलेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंस बट एटॉमिक मास नंबर इज सेम इज नोन एज आइसोबार। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आइसोटॉप और आइसोबार दोनों का कुछ कुछ अपना गुण है। देखिए आइसोटॉप है, इसका एटॉमिक नंबर सब सेम सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम सेम है तो सोचिए पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक नंबर पे आधारित है, तो जब एटॉमिक नंबर सेम सेम हो जाएगा, जब एटॉमिक नंबर सेम सेम हो जाएगा तो जो डिफरेंट डिफरेंट एटम है उस सब एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और एक के वो घरवा में, एक के वो बॉक्सवा में सब लोग रहेगा, ठीक ना। आई होप यहां तक ये समझ में आ गया होगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम रहा तब ये कंडीशन होगा। यानी पीरियोडिक टेबल में जो भी स्थान मिलेगा, जो भी प्लेस मिलेगा वो सेम रहेगा। अभी इसका ना इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी लिखते हैं। अब देखिए जब एटॉमिक नंबर सेम है तो यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो इक्वल होगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होगा और एटॉमिक नंबर भी इक्वल होगा। बस खाली जब एटॉमिक मास नंबर के मतलब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम कहने का मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट एटम होगा ना, उस डिफरेंट डिफरेंट एटम में जितना भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सब एटम का सेम, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जितना भी होगा सब एटम्स का सेम होगा। लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होगा, क्योंकि एटॉमिक मास किस चीज पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे, तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो। इसको देखते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक, अच्छा इस बात पे गौर करते हैं, एटॉमिक मास नंबर इज सेम, इसमें एटॉमिक मास सेम होता है। अच्छा देखिए तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है तो इसका तो एक जगह सब स्थिर से रहेगा ना, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग बॉक्स में रहेगा, अलग अलग जगह पे रहेगा। लेकिन मास नंबर सेम है, सोचिए एटॉमिक मास क्या है, सेम है, एटॉमिक मास सेम है, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होगा, ठीक है, अलग अलग घर में है, लेकिन जितना भी आइसोबार है सबका वे एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास सबका इक्वल इक्वल होगा, ये कहना चाह रहा है। और यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर इज सेम। अच्छा एटॉमिक मास नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर सेम है यानी बोला जाए, देखिए एटॉमिक मास किस चीज पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे, यानी न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो जितना भी आइसोटॉप होगा सब आइसोटॉप में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन जितना भी होगा सब में सेम 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 रहेगा। समझ में आ रहा है, सब में सेम सेम रहेगा, एको में डिफरेंस नहीं रहेगा। और जब सब में सेम सेम हो जाएगा तो देखिए ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस किस चीज पे था, नंबर्स, और न्यूक्लियस मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का समेशन बराबर होता है न्यूक्लियस, एटॉमिक मास इसी पे तो डिपेंड होता है, यानी सबका तो एटॉमिक मास इक्वल है, सबका एटॉमिक मास इक्वल है, तो यानी हम लोग उसका जस्ट अपोजिट करके ही बोल सकते हैं कि जितना भी एटम्स आएगा आइसोबार वाला, सब एटम्स का जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस सबका इक्वल इक्वल होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि एटॉमिक मास सेम है तो एटॉमिक मास इसी पे डिपेंड होता है, और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन सब में सेम सेम होता है। तो कोशिश करते हैं इसको डिफरेंस क्रिएट करने का आइसोटॉप और आइसोबार के बीच में। अब इसका देखिए जितना भी एलिमेंट्स है ना, सब एलिमेंट्स का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो बोर बरी एक नियम होता है ना, जो नील्स बोर दिए थे कि जैसे यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम तो पता है, लेकिन कितना एटम, उस एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो कितना कितना चक्कर लगाएगा नहीं लगाएगा, कितना बाहर वाला कूदेगा,
ये सब सारा चीज फिक्स किया हुआ, सारा चीज डिफाइंड है, सारा चीज सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है। ये कौन साइंटिस्ट बताए थे? नील्स बोर। तो नील्स बोर बताया था कि कितना इलेक्ट्रॉन कितना घूमेगा, कितना नहीं घूमेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबको आप डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दो कि कहाँ पे कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन और कितना छोड़ के बाहर जाएगा, वो भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आइसोटोप और आइसोबार के बारे में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो समझा दिए, बस इसको ना लिखना है दोनों के बीच का। आप लोग भी पढ़िए, कोशिश कीजिए कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आइसोटॉप और आइसोबार। आइसोटॉप मतलब बोले तो सम ये स्थानिक के बारे में बताता। स्थानिक मतलब कि सेम स्थान, और आइसोबार मतलब कि समभारिक। ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए जो बताए हैं सेम वही बातें बस लिख दिए। आइसोटॉप में क्या था कि एटॉमिक नंबर सेम होता, मास नंबर अलग अलग होता, बस वही लिखा हुआ है कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या लिखा हुआ? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंस होता है। और आइसोबार में हम लोग क्या लिखेंगे? दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दे हैव डिफरेंट, अपने से भी लिख सकते हैं, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट सेम एटॉमिक मास नंबर। हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोलता है? दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात सही है, अगर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मान लेते किसी का एटॉमिक नंबर 18 है, दूसरा एटम का भी 18, तीसरा एटम का भी 18, 18 18 18 सबका, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बोर-बरी नियम के अनुसार N2N² के अनुसार कि पहला ऑर्बिट में कितना घूमेगा, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरा में, तो सबका सेम आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका। और फिर अगर आइसोबार में क्या आता है? एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, खाली मास नंबर सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर को निकाला जाता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? डिफरेंट। दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थर्ड हम लोग का क्या है? जब सेम एटॉमिक नंबर रहेगा तो अपना जगह पे जो प्लेस होगा, ऑक्युपाई करेगा, वो सेम करेगा, यानी दे ऑक्युपाई द सेम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सेम जगह पे स्थिर रहेगा। लेकिन इसमें क्या है? दे ऑक्युपाई द सेम प्लेस नहीं, दे ऑक्युपाई द डिफरेंट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। ठीक, आगे देखिए, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, यानी जितना भी आइसोटॉप है सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होगा। लेकिन इसका देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक ना। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखिए, एग्जाम्पल ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ रहता है ना, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और ये जो ऊपर रहता है ना उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। सेम चीज इसके साथ भी ये होगा, इसके साथ, यानी इसका देखिए ऑक्सीजन तीनों सेम चीज है, लेकिन बस तीनों का एटॉमिक नंबर भी इक्वल है, बस मास नंबर क्या है? 16 17 18 डिफरेंस। ये देखिए एग्जाम्पल ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, मास नंबर इक्वल ये डिफरेंट। आई होप नीचे दिख रहा होगा। एक और हम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। देखिए एक और डिफरेंस क्या था? आइसोटॉप में एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब एटॉमिक नंबर इसका सेम होता है सब में, आइसोबार में क्या होता है? और आइसोबार में मास नंबर सबका सेम होता है। जब मास नंबर सबका सेम होता है, इस सिचुएशन में
इसमें ना जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है सब में देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, क्योंकि देख लीजिए 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मास यानी बताया था एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालते हैं तो देखिए 40 में से 18 घटाएंगे, 18 19 20, फिर यहां 16 में से 8 गया 8, 17 में से 8 गया 9, 18 में से 8 गया 10, यानी एटॉमिक नंबर तो यहाँ अलग अलग है 18 19 20। देखिए 40 में से 20 गया 20, 40 में से 19 गया 6, इस सिचुएशन में देखिए कि यहाँ पे सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 8 8 8 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर निकाला जाए तो यहाँ से 8 निकलेगा, यहाँ 9 8 17 9 निकलेगा, यहाँ पे 10 निकलेगा। नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो यही सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंट निकलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल, और ऊपर वाला अगर न्यूट्रॉन शामिल किया जाए तो न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट होता है। अब इसमें देखिए तो इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हुआ है, 19 हुआ है, 20 हुआ है, यानी सबका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा। अब बचा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या आता था, आइसोबार में न्यूक्लियस क्या आता था, न्यूक्लियस का समेशन इक्वल होता था ना, तो न्यूक्लियस का समेशन को ही तो हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, और एटॉमिक मास बोलते हैं तो न्यूक्लियस का समेशन सब में इक्वल है, यानी मास सब में क्या है, इक्वल है। बस इतना ही याद रखिए आप लोग, इतना डिफरेंस लिख दीजिएगा, 5 गो तो 5 गो बहुत है। ये लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल दे दिए। इसमें नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं, ये है एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं, और ऊपर वाला को मास, एटॉमिक मास नंबर ना। टाइप आइसोटॉप, आइसोबार यहां तक समझ आएगा। देखिए अब यहां से हम लोगों को ना सबका रिसर्च है, मतलब सब लोग ने जैसे अभी तक हम लोग पढ़े कि एटम्स है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो बीच वाला न्यूक्लियस होता है ना, अगर स्पेशली पूछा जाए कि न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस नाभिक का चार्ज कौन सा होता है, नाभिक का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक और नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो बचा क्या, प्रोटॉन ही बचा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में केवल प्रोटॉन का चार्ज है, दोनों नाभिक में रहता है, तो इसलिए नाभिक में केवल जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वही नाभिक का चार्ज होता है। इसीलिए नाभिक का चार्ज क्या किस तरह का होता है, नाभिक में आवेश होता है, पॉजिटिव चार्जेज होता है। तो वहां से ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नाभिक में पॉजिटिव चार्जेज होता है। अब इसके बाद देखिए, सबने जितना भी साइंटिस्ट है, सब साइंटिस्ट का अपना अपना एक्सपेरिमेंट है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए हम लोग का। जैसे कि थॉमसन का, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड का अपना एक्सपेरिमेंट है, और ये जो आइसोटॉप और आइसोबार ये सब कौन बताया था, ये सब डाल्टन का दिया हुआ है। वही जब सेम कैटेगरी में नहीं रहने लगा, देखा गया कि दो प्रॉपर्टीज एक साथ मिल रहा है, अलग अलग एलिमेंट का प्रॉपर्टी साथ साथ मिल रहा है, तो उसको सेम कैटेगरी में रख दिया गया। मास भी मिलने लगा तो उसको भी अलग अलग प्रॉपर्टीज दे देकर उसको भी स्थान दिया गया पीरियोडिक टेबल में, ठीक ना। तो अब सब लोग का एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए, कैसे पता किए कि अच्छा न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब अल्फा किरण, सब बम्बारी, ये सब किए, अल्फा किरण पूरा सब लैब में, अब लेबोरेटरी का काम है, अब एक्सपेरिमेंटली वाला काम होता है कि कैसे एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, उनको क्या क्या चीज मिला। इसके बाद जे थॉमसन आए, वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। फिर और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसी के अंदर ऑर्बिट मिलता है, ऑर्बिटल मिलता है। ये ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। फिर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कैसे कैसे चक्कर लगाता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, कितना उसका रियली जो हम लोग चार्ज निकाल रहे थे, कैसे एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में कैसे ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ये सभी हम लोग को इसी टॉपिक में पढ़ना। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। तो आई होप इसमें हम लोग का जितना भी बेसिक चीज था, बेसिक चीज आप लोगों को हम इसमें कवर करवा दिए हैं। जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें केवल और केवल एक्सपेरिमेंट रहेगा,
क्योंकि उसमें इसके बाद हम लोग को केवल केवल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, और फिर है क्वांटम नंबर, ये सब पढ़ना है, क्वांटम नंबर क्या होता है। तो सारी बातें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, बाय।